Assalamualaikum dear students of class 6th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम करने वाले विद द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 10b. So let us get started. If 4 liters of petrol costs rupees 248 and how many liters of petrol can be purchased for rupees 434? बेटा कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया गया है अगर 4 लीटर पेट्रोल के हम खरीद पाएंगे बेटा तो रुपीज 248 में हमें बताना पड़ेगा कि रुपीज 434 में हम कितने लीटर्स ऑफ पेट्रोल खरीद पाएंगे, परचेज कर पाएंगे। बेटा यहाँ पे जो नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल हमें निकालना है वो तो अननोन हमारे लिए है। अगर अननोन है तो अलजेब्रा हमें बताएगा कि एक वेरिएबल के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस करो, तो वह वेरिएबल यूजुअली हम अपना मशहूर वेरिएबल यानी कि एक्स से ले लेंगे। मान लीजिए एक्स नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल हम खरीद पाएंगे इतने अमाउंट में से। अब जो बेटा यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ लीटर्स है और जो इनका रेस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे नंबर ऑफ लीटर्स 4 है, इनका रेस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस 248 है। यहाँ पे हमारे पास में बेटा नंबर ऑफ लीटर्स जो हमने रखा वो एक्स है और इनका जो रेस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस है वो हम मान के चलेंगे वो 434 है। अब बेटा इन नंबर ऑफ लीटर्स का जब हम रेशो निकालेंगे इन दोनों सिचुएशंस में विद देयर कॉस्ट प्राइसेस, वो जो दोनों रेशोज होंगे वो आपस में इक्विवेलेंट होंगे, वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। अगर उनके दरमियान इक्वलिटी फॉलो होगी तो प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल इसलिए होंगे क्योंकि अगर हम एक ही पेट्रोल पंप पे जाएंगे और बेटा ये अलग अलग सिचुएशंस वहां पे देखने को मिलेगी तो वो तो रेट क्योंकि पेट्रोल लीटर्स की चेंज नहीं हो जाएगी, जिस वजह से बेटा ये दोनों रेशोज इक्वल होंगे। तो अगर इक्वल होंगे तो बेटा प्रोपोर्शनल होंगे। तो जब ये दोनों रेशोज प्रोपोर्शनल होंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मेन टर्म्स इक्वल होंगे, तो वहां से हमारे पास में एक्स का वैल्यू फॉलो होगा। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं बेटा गिवन में लिखूंगा गिवन 4 लीटर्स LITERS लीटर्स ऑफ पेट्रोल PETROL पेट्रोल कॉस्ट बेटा कितने में बिकते हैं तो रुपीज 248 में, रुपीज 248 में, ठीक है। हम नीचे लिखेंगे बेटा लेट एक्स नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, एक्स नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल कैन बी परचेज्ड फॉर रुपीज बेटा 434 में, ठीक। तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा सिंस नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल and their cost price is proportional ये आपस में क्या होंगे बेटा प्रोपोर्शनल होंगे। इसलिए क्या होगा बेटा वो जो दो रेशोज की जनरल प्रोपोर्शनलिटी होगी उससे हम अपने इन गिवन रेशोज की पर्टिकुलर प्रोपोर्शनलिटी को शो करेंगे। इज टू बी इज इन प्रोपोर्शन विद सी इज टू डी, ये जनरल रेशोज की प्रोपोर्शनलिटी है वो किसके बराबर होगी इन दो पर्टिकुलर रेशोज की प्रोपोर्शनलिटी के बराबर। यानी कि 4 लीटर्स का जब हम रेशो ले लेंगे इसके कॉस्ट के साथ दैट इज रुपीज 248 के साथ, और फिर वो बेटा हमारे पास में प्रोपोर्शनल आएगा बेटा किसके एक्स नंबर ऑफ लीटर्स का जब हम बेटा रेशो ले लेंगे रुपीज बेटा 434 के साथ 434 के साथ, ठीक। अब ये बेटा दोनों रेशोज, ये दोनों पर्टिकुलर रेशोज आपस में प्रोपोर्शनल है। आज दोनों रेशोज प्रोपोर्शनल है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स और मेन टर्म्स इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे बेटा 10 ये जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स होगा वो A इंटू डी होता है, वो बेटा प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स B इंटू सी के बराबर होगा, B इंटू सी के बराबर होगा। अब इस जनरल रेशो को हम इन जनरल रेशोज की प्रोपोर्शनलिटी को हम पर्टिकुलर रेशोज की प्रोपोर्शनलिटी के साथ कंपेयर करेंगे और वहां से उठाएंगे अपने रिक्वायर्ड वैल्यूज। A का वैल्यू चाहे तो 4 है ना, विदाउट यूनिट्स लिखेंगे मल्टीपल। उसके बाद में D का वैल्यू हमने उठाना पड़ेगा, D का वैल्यू लास्ट वाला 4th नंबर होता है तो 434 के बराबर आएगा, ठीक। उसके बाद में B का वैल्यू हमने उठाना पड़ेगा, B का वैल्यू पहले रेशो की मतलब दूसरी टर्म होती है, इस रेशो में जो दूसरी टर्म है वो 248 है बेटा, विदाउट यूनिट्स उठाएंगे।
उसके बाद में उसका प्रोडक्ट हमने लेना पड़ेगा किसके साथ में, सी के साथ में। सी तीसरी टर्म है इस प्रोपोर्शनलिटी में जो कि एक्स है, तो एक्स रखेंगे। अब देखिए बेटा इधर यहाँ पे हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो हमने आपको पढ़ाई है इन द वेरिएबल एक्स। हमें इस वेरिएबल एक्स का वैल्यू चाहिए, ठीक है। वेरिएबल एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बेटा हम पहले क्या करेंगे, जो वेरिएबल जिस साइड में वेरिएबल है बेटा उसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, मतलब इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड बनाएंगे और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे, मतलब 248 मल्टीपल लिखेंगे बेटा x इज इक्वल टू बेटा 4 टाइम्स 434। मैंने कुछ भी प्रोडक्ट इवाल्वेट नहीं किया क्योंकि जब ये यहाँ पे आएगा तो वहां पे रिड्यूस करना हमारे लिए आसान होगा, सही बात। तो यहाँ पे अब हमें खटकता क्या है, x के साथ जो मल्टीपल है वो कौन है, 248। तो क्या करेंगे बेटा, मल्टीपल वाला नंबर कैसे न्यूट्रलाइज होता है, डिवाइड करने से। तो डिवाइडिंग 248 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या करेंगे, दोनों साइड से 248 डिवाइड करेंगे, फिर लिखेंगे कामा वी गेट, हमें क्या मिलेगा। तो चले बेटा यहाँ पे हम दिखाते हैं हमें क्या मिलेगा, 248 मल्टीपल बाय एक्स लेफ्ट हैंड साइड है, इसको 248 से हमने एक्चुअल में डिवाइड करना पड़ेगा। 4 मल्टीपल बाय 434 को हमने बेटा डिवाइड करना पड़ेगा 248 से। आई बात समझ में। अब बेटा इधर से 248 1 हजार और 248 1 हजार आएगा। यहाँ पे हम बेटा इसको रिड्यूस कर सकते हैं 4 से। 4 1 4 4 6 24 4 6 24 4 2 आएगा 8, ठीक है, 62 आया, मतलब ये 1 बन गया। अब बेटा इस 62 को हमने इसके साथ रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से करेंगे, 2 3 6, ठीक। अब आएगा 2 1 2, उसके बाद में इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे यहाँ पे डिवाइड तो 2 2 4 आएगा, ठीक है, 2 1 2, ठीक, उधर में एक बच्चा वो 14 आएंगे, 2 7 14। अब 2 1 7 आया हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा विच इम्प्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे खाली x रहा, यहाँ पे 2 1 7 डिवाइड बाय आएगा बेटा 31, ठीक है बेटा। अगर हम 31 को देखेंगे ये खुद प्राइम नंबर है, लेकिन 31 को अगर 7 से मल्टीपल करेंगे, देखिए बेटा क्या आएगा, 31 मल्टीपल बाय 7, 7 1 7, 7 3 21, मतलब 217 आएगा। 31 1 हजार, 31 7 हजार आएगा, ठीक है, 217, ठीक है, वो आएगा x इक्वल टू 7। लेकिन x इक्वल टू x का नेचर क्या था सर, दिस वाज द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल व्हिच वी कैन परचेज फॉर द गिवन अमाउंट, दैट इज 434, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा देयरफॉर नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, देयरफॉर number of liters of petrol, therefore number of liters of petrol will be beta x is equal to 7 liters, petrol will be x is equal to 7 liters, 7 लीटर्स हम ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बेटा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स वी शैल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। उसके लिए बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट उठाइए। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट उठाया होगा, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ, ठीक। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम अपने आप को मूव कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा हर एक क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा, खाली प्रोपोर्शनलिटी की आपको अहमियत और उसका कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, तो आपके पास में ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास में, 7 हमारे पास में है कुछ ऐसा, इफ 12 चॉकलेट बार्स, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी बेटा क्वेश्चन नंबर 6, अ फोटोग्राफ इज 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमारे पास में एक फोटोग्राफ है जिसकी लंबाई बेटा 3 सेंटीमीटर है और बेटा चौड़ाई यानी कि विड्थ, लेंथ यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे विड्थ, ठीक है बेटा, और विड्थ लिखेंगे। हमारे पास में पहले केस में जो फोटोग्राफ की लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। अब फोटोग्राफ इज 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि पहले इसकी बेटा लेंथ कितनी है, लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर है और बेटा जो इसकी विड्थ है वो बेटा 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड सो दैट द लॉन्गर साइड इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि लॉन्गर साइड ऑफ 15 सेंटीमीटर बन जाएगा। हमें बताना पड़ेगा हाउ वाइड विल द फोटोग्राफ विल बी, हमें बताना पड़ेगा
इसकी विड्थ क्या होगी कि अगर इसकी लेंथ को हम प्रोपोर्शनलिटी के तौर पे बढ़ाएंगे और 15 बनाएंगे, इसकी विड्थ कितनी होगी। ठीक है, ये विड्थ निकालनी है। फिर से मैं बताऊंगा, हमारे पास में एक फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ का जो ओरिजिनल साइज है उसकी लंबाई बेटा 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी कि विड्थ बेटा 3 सेंटीमीटर है। अब इस फोटोग्राफ को यूनिफॉर्मली क्या किया गया है, एनलार्ज किया गया है। ठीक है, मान लीजिए उसको एक्सटेंड किया गया है उसके डायमेंशंस को। अब उसकी लंबाई हमारे पास में एक्सटेंशन के बाद में कितनी आएगी, 15 सेंटीमीटर आई। हमें बताना पड़ेगा जब इसकी लंबाई बेटा 15 सेंटीमीटर होगी तो चौड़ाई कितनी होगी, आई मीन टू से दैट विड्थ कितनी होगी। अब विड्थ हमारे लिए अननोन है तो अलजेब्रा बताएगा लेट एक्स बी द एक्स सेंटीमीटर बी द विड्थ ऑफ द फोटोग्राफ जब इसकी लेंथ बेटा 15 सेंटीमीटर थी। तो उस केस में हमारे पास में ये जो लेंथ और विड्थ फोटोग्राफ होगी बेटा दोनों प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मतलब ये इस 5 सेंटीमीटर का जब हम रेशो ले लेंगे 3 सेंटीमीटर के साथ 15 सेंटीमीटर का रेशो ले लेंगे एक्स के साथ, वो दोनों रेशोज आपस में प्रोपोर्शनल होंगे तो मतलब प्रोडक्ट एक्सट्रीम और मीन टर्म्स इक्वल होगा। वहां से हमारे पास में वेरिएबल का वैल्यू फॉलो होगा। चलिए बेटा यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बेटा, गिवन लेंथ एंड विड्थ ऑफ फोटोग्राफ, गिवन लेंथ एंड विड्थ WIDTH विड्थ ऑफ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ। तो लेंथ और विड्थ फोटोग्राफ की क्या है बेटा, लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर है और बेटा विड्थ कितनी है, दैट इज बेटा विड्थ है 3 सेंटीमीटर। ठीक, हम बताएंगे बेटा लेट एक्स बी द विड्थ ऑफ enlarged photograph when it is length is, जब इसकी लेंथ बेटा हमारे पास में कितनी आएगी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। यहां पे हम लिखेंगे सिंस लेंथ ऑफ फोटोग्राफ, सिंस लेंथ ऑफ फोटोग्राफ is in proportional with its width, is in proportional with its width। ठीक बेटा, तो हमारे पास में जो जनरल दो रेशोज की प्रोपोर्शनलिटी होती है, A is to B is in proportion with C is to D, C is to बेटा D के बराबर होगा, वो C is to D के बराबर होगा। वो बेटा इन दो गिवन क्वांटिटीज के रेशियोज, पर्टिकुलर रेशियोज की प्रोपोर्शनलिटी के बराबर होगा। मतलब 5:3 वो प्रोपोर्शनल होगा किसको, 15:2 बेटा x के साथ। ठीक बेटा, हमने क्या किया, इन दोनों क्वांटिटीज के दो सिचुएशन में जो हमारे पास में इसकी लेंथ और ब्रेड्थ थी उनका कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो लिया, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ प्रोपोर्शनल फोटोग्राफ की, मतलब ये दोनों रेशियोज आपस में प्रोपोर्शनल हो गए। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास में क्या मिला, हमारे पास में दो पर्टिकुलर रेशियोज की प्रोपोर्शनलिटी को हमने बेटा क्या किया, शो किया। ठीक है, तो 10 हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स यानी कि A इंटू डी, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स यानी कि B इंटू सी होगा, B इंटू सी होगा। या हमने इसलिए लिखा ताकि हम इनको कंपेयर कर सके, इन रेशियोज को, जनरल रेशियोज को पर्टिकुलर रेशियोज के साथ, और हमारे पास में इजीली फॉलो हो जाए A B C और D की वैल्यू। सही बात। अब A का वैल्यू कितना है सर, 5 है, और D का वैल्यू कितना है सर, x है। उसके बाद में B दूसरी टर्म होती है 3 है, और C तीसरी टर्म होती है तो 15 है। ठीक, अब जरा बताइए हमारे पास में किसका वैल्यू हमें निकालना है, विड्थ निकालना है। विड्थ कौन है बेटा, x है, तो x है तो इसके साथ जो नंबर है उससे हम अपने आप को बेटा फारिग करेंगे। मतलब 5 मल्टीपल है x के साथ में, तो क्या करेंगे, 5 ही बेटा डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स, 5 ऑन बोथ साइड्स, कामा यहाँ पे लिखेंगे वी गेट, क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास में 5 इंटू एक्स आएगा, लेफ्ट साइड उसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 इंटू 15 आएगा तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, इम्प्लाइज दैट एक्स का जो हमारे पास में वैल्यू आया वो 3 आया, 3 इंटू 3 आया, सॉरी 3 इंटू 3 बेटा कितना आता है, 3 इंटू 3 हमारे पास में बेटा क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक, लेकिन व्हाट, सेंटीमीटर। देयरफॉर रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ द फोटोग्राफ, देयरफॉर यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड विड्थ
ऑफ फोटोग्राफ विल बी कितनी होगी बेटा, x इज इक्वल टू बेटा 9 सेंटीमीटर होगी, बिकॉज लेंथ और विड्थ जो ओरिजिनल थे देवर इन द यूनिट्स ऑफ व्हाट, सेंटीमीटर, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर द यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर। अब बेटा इसके बाद में वी शैल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा बेटा, ठीक। तो कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बताया गया है, चलिए देखते हैं बेटा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताया गया इफ 12 चॉकलेट बार्स कॉस्ट ₹180, 12 चॉकलेट बार्स का जो बेटा कॉस्ट प्राइस है वो ₹180 है। हमें बताना पड़ेगा व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 30 चॉकलेट्स। हमें बताना है कि 30 चॉकलेट्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। फिर से मैं आपको बताऊंगा, दो क्वांटिटीज हमारे पास में, नंबर ऑफ चॉकलेट्स और उनका कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट प्राइस, ठीक। बेटा एक ही दुकानदार के पास में हमें एक ही किस्म के चॉकलेट्स लाने हैं, सही बात। दो डिफरेंट सिचुएशंस में, एक सिचुएशन में हमने 12 चॉकलेट्स लाए 180 रुपए में। हमें बताना पड़ेगा कि उसी दुकानदार से अगर हमने बेटा मान लीजिए 30 चॉकलेट्स लाए तो उसको हमने कितना कॉस्ट प्राइस देना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस क्योंकि निकालना है 30 चॉकलेट्स का, तो अननोन है तो अलजेब्रा बताएगा वेरिएबल के तौर पे इंट्रोड्यूस करो अपना मशहूर वेरिएबल एक्स, हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो कि हम बेटा बाई कर पाएंगे। 30 जो एक्स विल रिप्रेजेंट सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 चॉकलेट्स। अगर 12 चॉकलेट्स इतने में बिकेंगे तो बेटा 30 चॉकलेट्स हमें बताने थे कि कितने में बिकेंगे। हम मानेंगे x रुपीज में बिकेंगे 30 चॉकलेट्स। बेटा ये जो दोनों क्वांटिटीज का दो डिफरेंट सिचुएशंस में रेशो आएगा वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। क्यों प्रोपोर्शनल होंगे, बिकॉज नंबर ऑफ चॉकलेट्स और बेटा कॉस्ट प्राइस आपस में प्रोपोर्शनल है। असल में दो क्वांटिटीज को प्रोपोर्शनल तब जाके बोला जाता है अगर आप क्लास 8th की डेफिनेशन देखोगे। अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, मतलब नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ेंगे, व्हाट वुड हैपन टू द कॉस्ट प्राइस, दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज। सो लेट अस हैव द सॉल्यूशन ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारे पास में सॉल्यूशन बनेगा तो उसके हम लिखेंगे गिवन कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 चॉकलेट्स, या ऐसे हम लिखेंगे गिवन 12 चॉकलेट्स कॉस्ट्स rupees 180. Let 30 chocolates cost rupees x, ठीक है बेटा। एज या सिनस ही लिखेंगे, सिनस नंबर ऑफ चॉकलेट्स and their cost price is in proportion। सो बेटा क्या आएगा, जो जनरल रेशियो की प्रोपोर्शनलिटी हम दिखाते हैं उनको हम बेटा इन दोनों रेशियोज की पर्टिकुलर प्रोपोर्शनलिटी के साथ कंपेयर करेंगे। A is to B is in proportion with C is to D. It means that these two quantities, that is the number of chocolates and their cost price, in these two situations जो ratios मिलेंगे वो आपस में proportional होंगे। 12 is to 180, ठीक है बेटा, is in proportion with that is 30 is to x। अब बेटा 10 प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स किसके बराबर होगा, product of mean terms, that is A in extreme terms, A into D is equal to product of mean terms B into C, which implies that A का वैल्यू पहली टर्म 12, D का वैल्यू लास्ट टर्म x is equal to दूसरी टर्म B का वैल्यू that is 180, C का वैल्यू मतलब तीसरी टर्म मतलब 30 यहाँ पे। तो क्या करेंगे बेटा, implies that। अब जरा बताइए हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, x लेफ्ट साइड में ही है,
एक्स बेटा नंबर ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा जो कि हम बेटा हमें देना पड़ेगा 30 चॉकलेट्स के लिए। ओके बेटा, तो यहाँ पे खटकता क्या है, 12 खटकता है, तो मल्टीपल 12 तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 12 ऑन बोथ साइड्स, कामा वी गेट क्या मिलेगा बेटा, सर मिलने वाला है ये 12 इंटू एक्स डिवाइड बाई 12 हम करेंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में अपना 180 मल्टीपल बाई 30 होल डिवाइड बाई बेटा 12 आएगा। ठीक, 12 वन जार मतलब न्यूट्रलाइज हो गया 12। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 4 जार 12 और यहाँ पे क्या आएगा 3 6 जार 18 3 0 जार 0। ठीक, तो 4 से डिवाइड करेंगे आप 60 और 4 बेटा डिवाइड हो जाएंगे, तो हमने किससे किया था डिवाइड, 3 से, 3 4 जार 12 3 6 जार 18 हो जाएगा, 4 1 जार 4 4 1 जार 4 2 बचेंगे तो 20 बन जाएंगे वो, 4 5 जार 20। ठीक, अब जो हमारे पास में x का वैल्यू आया बेटा 15 यहाँ पे बचा, यहाँ पे 1 है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब 30 इधर में आएगा, which implies that x will be equal to, तो 3 5 जार 15 एक 0 पहले आएगा, फिर 3 5 जार 15 एक चढ़ेगा 3 1 जार 3, दैट इज 450 बेटा, लेकिन रुपीज हम लिखेंगे, therefore the required cost price is, यहाँ पे हम लिखेंगे therefore the required cost price is, cost price वो पता ही है 30 चॉकलेट्स का, therefore the required cost price of चलिए लिखते हैं of 30 चॉकलेट्स will be क्या होगा बेटा, वो रुपीज 450 होगा, 450 होगा। उम्मीद करते कि बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट उठाइए, उम्मीद करते कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा बेटा। तो चलिए बेटा क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 हमने यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे कंसिडर करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, द सेल्स टैक्स ऑन ए न्यू कार इज प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ द कार। जब भी कोई भी गाड़ी बिकती है ना बेटा, उसका गवर्नमेंट ने कुछ सेल्स टैक्स या उन कंपनी वालों ने सेल्स टैक्स रखा होता है। एक तो उनका एक्चुअल प्राइस देना पड़ता है और सेल्स टैक्स के इंक्लूड करने से वो टोटल बेटा सेल प्राइस होता है या टोटल जो कॉस्ट प्राइस होता है वो सेल प्राइस प्लस आता है टैक्स का कितना देना पड़ता है, वो टोटल कॉस्ट प्राइस आता है हमारे पास में किसी भी आइटम का। द सेल्स टैक्स ऑन ए न्यू कार इज प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ द कार, यानी कि जितना प्राइस ऑफ कार है उसको प्रोपोर्शनल है सेल टैक्स जो कार पे लेती है ये कंपनी वाले। जीवन बॉट ए न्यू कार फॉर ₹9 लाख एंड पेड द सेल्स टैक्स ऑफ, यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन ये सेल्स टैक्स है 1,08,000। सीमा बॉट ए न्यू कार paid a sales tax of ₹1,32,000. What is the price of the new car paid by सीमा। ठीक है बेटा, कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताया गया है कि अगर सेल्स टैक्स किसी भी कार का प्रोपोर्शनल होगा उस कार के कॉस्ट प्राइस के ऊपर इज प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ द कार, यानी कि अगर वो प्रोपोर्शनल होगा प्राइस ऑफ द कार को। अगर जीवन ने बॉट की होगी एक कार, यानी कि जीवन ने एक गाड़ी लाई, जीवन एक बंदा है जिसने बेटा क्या की, गाड़ी लाई, कितने में लाई बेटा 9 लाख में लाई। 9 लाख मतलब 2 0 और 3 0 इधर में आएंगे, ये 9 लाख हो गया। और उसने कितना सेल्स टैक्स बेटा पे किया, इसको मैं थोड़ा सा इधर में लिख लेता हूं। 9 लाख उसने बेटा पे किया, 9 लाख उसका बेटा कॉस्ट प्राइस है, और इस कॉस्ट प्राइस पे बेटा वो क्या करता है, ही बॉट ए न्यू कार कितने में 9 लाख में, और पे कितना करता है 1,08,000। ठीक है, सेल टैक्स कितना पे करता है बेटा 1,08,000 बेटा 1000 आएगा। ठीक, इतने रुपीस वो बेटा क्या करता है एज सेल टैक्स पे करता है। फिर दूसरी जो बंदी है जिसका नाम है सीमा, वो बेटा एक नई कार खरीदती है, कितने में बेटा ही पेड ए सेल्स टैक्स, यानी कि वो बेटा खरीदती नहीं बेटा, सेल्स टैक्स पे करती है 1,32,000
₹1,32,000 और 30 मतलब 32,000, 1,32,000 वो सेल टैक्स पे करती है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द न्यू कार, हमें बताना पड़ेगा बेटा प्राइस ऑफ न्यू कार क्या होगा। अब देख बेटा ऑलरेडी से बताया गया है, हमें प्राइस ऑफ न्यू कार निकालना है। प्राइस ऑफ न्यू कार निकालना है तो अननोन है, अननोन है तो वेरिएबल है, अलजेब्रा बताएगा अपने वेल नोन वेरिएबल है, इसे डिनोट करो। मान लीजिए बेटा जो पे किया होगा इस सीमा ने इस नई कार के लिए वो ₹X है, तो ये जो कॉस्ट प्राइस है बेटा, वो जो यानी कि सेल प्राइस है, सॉरी, ये जो हमारे पास में इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ये जो प्राइस ऑफ द कार है और बेटा सेल्स टैक्स है, ये आपस में प्रोपोर्शनल है। बताया गया है सेल टैक्स इज इन प्रोपोर्शनल विद द प्राइस ऑफ द कार। इसका मतलब जो रेशो आएगा इन दोनों अमाउंट्स का, दोनों सिचुएशन में वो जो दोनों रेशो हो गए इक्वल हो गए तो मतलब प्रोपोर्शनल हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन टर्म्स बराबर होगा। तो वहां से हमारे पास में बेटा इस क्वेश्चन का आंसर फॉलो होगा। ठीक, तो चलिए बेटा यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम सेल टैक्स ही मेंशन करेंगे। चलिए यहां पे हम लिखेंगे, फॉर जीवन, क्योंकि दो बंदे हैं, जीवन के लिए क्या है, फॉर जीवन सेल टैक्स उसका कार के लिए कितना है। सेल टैक्स उसका बेटा है 1,08,000 रुपीज। ध्यान देना बेटा 1,08,000 रुपीज। ऑल्सो प्राइस ऑफ न्यू कार, प्राइस ऑफ कार, ये सेल टैक्स है कार के लिए, और प्राइस ऑफ कार कितना आएगा, प्राइस ऑफ न्यू कार वो कितना है बेटा, दैट इज 9 लाख। कितना है बेटा, 9 लाख। ठीक, अब उसके बाद में बेटा हमें क्या करना है, यहां पे लिखेंगे बेटा फॉर सीमा के लिए, सीमा ही थी, यस ऑफ कोर्स सीमा ही थी। सीमा के लिए हम लिखेंगे बेटा पहले सेल टैक्स कितना है, सेल टैक्स फॉर द न्यू कार जो सीमा के लिए है वो बेटा 1,32,000 है। हमें बताना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस कितना है। लेट द कॉस्ट प्राइस, लेट द प्राइस ऑफ, हम ऐसे लिखेंगे लेट द प्राइस ऑफ न्यू कार बी ₹X मानेंगे बेटा, ये भी रुपीज में है, ये भी रुपीज में है, ये भी रुपीज में है। ठीक है, अब यहां पे हम लिखेंगे जो कि गिवन में दिया गया है, सिंस द सेल टैक्स इज प्रोपोर्शनल टू द बेटा प्राइस ऑफ न्यू कार, देयरफॉर इन दोनों नंबर्स का जो रेशो दोनों सिचुएशन में बनेगा वो आपस में प्रोपोर्शनल होगी। सिंस द सेल टैक्स इज इन proportion with price of new car, ठीक है बेटा, प्राइस ऑफ न्यू कार। सो जो जनरल रेशोस की प्रोपोर्शनलिटी है बेटा, उसको हम टैली करा सकते हैं अपने पर्टिकुलर रेशोस की प्रोपोर्शनलिटी के साथ। पर्टिकुलर रेशोस की प्रोपोर्शनलिटी क्या बन जाएगी बेटा, सेल टैक्स और बेटा किसके साथ, जो कि इनका प्राइस है न्यू कार का, वो बेटा ये आएगा 1,08,000। वो बेटा जब हम उसका रेशो ले लेंगे किसके साथ में, प्राइस के साथ में। प्राइस क्या दिया गया है, प्राइस दिया गया है बेटा यहाँ पे 9 लाख। ठीक है बेटा, 9 लाख, सॉरी बेटा यहाँ पे 9 लाख हमने लिखना पड़ेगा, 9 लाख। वो बेटा इज इन प्रपोर्शन विद जो सेल टैक्स देना पड़ा सीमा को 1,32,000, 1,32,000, उसका रेशो हमने लेना पड़ेगा जो कि उसको नई कार के लिए प्राइस देना पड़ा, वो बेटा X है। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स हमारे पास में इक्वल आएगा। ठीक,
तो बेटा क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स ऑफ मेन टर्म्स इक्वल आएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे 10, जो a इंटू डी होगा वो b इंटू सी के बराबर होगा। सही बात, विच इंप्लाइज दैट a का वैल्यू 1,08,000 है बेटा, मल्टीपल में आएगा d का वैल्यू जो कि x है, वो आएगा बेटा बराबर b इंटू सी, दैट्स 9 लाख और मल्टीपल में क्या आएगा 1,32,000 आएगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे बेटा, x का वैल्यू निकालना है, विच इज एक्चुअली द प्राइस फॉर द न्यू कार, प्राइस फॉर द न्यू कार जो कि किसने खरीदी थी बेटा, सीमा ने। तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, 1,08,000 से दोनों साइड से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 1,08,000 ऑन बोथ साइड्स, कामा वी गेट, हमें क्या मिलेगा। तो इधर में हम लिखेंगे इंप्लाइज दैट 1,08,000 मल्टीपल बाय x डिवाइड बाय 1,08,000। ठीक है, तो राइट साइड में 9 लाख हमारे पास में है ऑलरेडी से, मल्टीपल में 1,32,000 है और डिवाइड करेंगे 1,08,000। ठीक, तो ये 1,08,000 1000 और 1000 कैंसिल हो जाएगा, यहां से लेफ्ट साइड से हमारे पास में फॉलो होगा x का वैल्यू। तो इधर में हम क्या करेंगे बेटा, ये 3 जीरोस और ये 3 जीरोस हम हटाएंगे, 108 और 132 को हम डिवाइड करेंगे, 2 5 are 10, ध्यान रखिएगा बेटा हम क्या करेंगे, 2 5 are 10, 2 4 are 8, 54 आया। तो इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 are 12, 13 में से 12 तो वे कितने आएंगे बेटा, 1 आएगा, वो बन जाएगा 2 6 are 12। फिर से बेटा 3 से कर सकते हैं, 2 से ही करेंगे बेटा, 2 से ही करेंगे इसको हम डिवाइड, या 3 से भी कर सकते हैं। यहां पे हम करेंगे बेटा 3 1 are 3, तो कितने आएंगे बेटा, 2 आएगा, 24, 3 8 are 24। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 3 2 are 6, 3 2 are 6, फिर से 2 से करेंगे, 2 11 are 22, 2 9 are 18, मतलब यहाँ पे 9 आया। अब इस 11 को नहीं कर सकते, यहाँ पे खाली 11 बचा, 3 0 पहले कैंसिल हुए थे, फिर 132 रिड्यूस हो गया 66 में, फिर 66 22 में, 22 11 में। यहाँ पे बेटा इसके 3 0 इसके 3 0 के साथ कैंसिल आउट हुए थे, फिर 108 रिड्यूस हुआ था 54 में, 54 18 में हो गया रिड्यूस 9 में, 9 1 are 9 और 9 1 are 9, मतलब यहाँ पे 1 और कितने 0 आएंगे बेटा, 5 0 आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू ऑफ x फॉलो हो गया, x इज इक्वल टू, एक तो इधर में है 1 लाख, कितना है बेटा 1 लाख, मल्टीपल है उधर में 11, तो 1 इंटू 11 कितना आएगा बेटा, वो 11 आएगा, विच इज इक्वल टू 11 और कितने 0 आएंगे, 5 0 आएंगे। आई मीन टू से दैट ₹11 लाख इज द कॉस्ट ऑफ प्राइस फॉर द न्यू कार। देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ या प्राइस फॉर द न्यू कार, लेट द प्राइस, हाँ प्राइस हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे, देयरफॉर प्राइस ऑफ न्यू कार विल बी x इज इक्वल टू बेटा 11 लाख है, 11 लाख रुपीज है, रुपीज 11 लाख, यहाँ पे आप लिखना बेटा रुपीज 11 लाख। ठीक, तो इस तरीके से हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 8 भी किया। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले वी आर गोइंग टू रॉब इट। ठीक, तो चलिए बेटा हमने तो इसको किया रब, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें बताते हैं, जॉन परचेज्ड 24 चॉकलेट्स फॉर 96 रुपीज, 24 चॉकलेट्स 96 रुपीज में खरीदता है बेटा एक बंदा जिसका नाम है जॉन परचेज्ड 24 chocolates for ₹96. How many chocolates can he purchase for ₹72? हमें बताना पड़ेगा कितने चॉकलेट्स वो खरीद सकता है 72 रुपीज में। मान लीजिए बेटा एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट्स वो खरीदेगा 72 रुपीज में, मतलब ये जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स और उनका कॉस्ट प्राइस वो आपस में प्रोपोर्शनल होगी, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स और मेन टर्म्स इक्वल होता वहां से फॉलो होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा गिवन 24 chocolates
given 24 chocolates cost us rupees 96। यहां पे हम लिखेंगे बेटा लेट एक्स चॉकलेट्स cost us rupees 72 एज, यहां हम लिखेंगे, चलिए बेटा एज लिखते, एज नंबर ऑफ चॉकलेट्स is in proportion with their cost, यानी कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स बेटा कॉस्ट, उनके कॉस्ट के साथ प्रोपोर्शन है। सो बेटा जो जनरल प्रोपोर्शनलिटी होती है दो जनरल रेशियोज में, वो इज टू बी हम लिखते हैं सी इज टू डी के बराबर, वो इन दोनों नंबर्स की पर्टिकुलर प्रोपोर्शनलिटी के बराबर होगा। सही बात। 24:96 इज इन प्रोपोर्शन विद बेटा x इज टू बेटा 72 के साथ। ठीक है। 10 प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स a इंटू डी बेटा प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स b इंटू सी आएगा। ठीक। विच इंप्लाइज दैट a का वैल्यू बेटा 24 है, d का वैल्यू 72 है, b का वैल्यू 96 है, c का वैल्यू बेटा x है। विच इंप्लाइज दैट बेटा x क्योंकि राइट साइड में इस इक्वेशन के साइड्स को हम इंटरचेंज करेंगे। 96 मल्टीपल बाय x इज इक्वल टू बेटा 24 मल्टीपल बाय 72। क्या करेंगे बेटा, इधर में हम करेंगे बेटा इस 96 को गायब, तो उसके लिए हम डिवाइड करेंगे 96 ऑन बोथ साइड्स कामा वी गेट। ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व कर, तो आफ्टर डिवाइडिंग 96 ऑन बोथ साइड्स वी कम विद द रिजल्ट 96 मल्टीपल बाय x डिवाइड बाय 96 इज इक्वल टू 24 मल्टीपल बाय 72 होल डिवाइड बाय 96। तो यहाँ पे 96 1 जार आएगा, 2 से करेंगे 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 12 1 जार 12, 12 4 जार 48। तो 72 को 4 के साथ हम करेंगे, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4 3 रहेंगे, वो 32 आएगा, 4 8 जार 32, विच इंप्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू 18। यानी कि 18 चॉकलेट्स बेटा हम 72 रुपीज से खरीद सकते हैं अगर 24 चॉकलेट्स हम 96 रुपीज से खरीदेंगे। 24 चॉकलेट्स 96 रुपीज में आते हैं, और बेटा ये जो हमारे पास में एक्स आया यानी कि 18 चॉकलेट्स हमें 72 रुपीज में मिलेंगे। Therefore the required number of chocolates are therefore the required number of chocolates are x is equal to 18। ठीक। इस तरीके से बेटा हमने ये क्वेश्चन में किया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं इसको रब कर ले दूंगा। तो अब क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बताता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें बताता है वी नीड 20 किलोग्राम ऑफ राइस टू सर्व 100 पीपल, यानी कि 20 किलो राइस एनफ है 100 लोगों को बेटा क्या सर्व करने के लिए। हमें बताना है कितना राइस हमें जरूरत पड़ेगा 40 लोगों को खिलाने के लिए। कितना राइस हमें जरूरत लगेगा बेटा 40 लोगों को खिलाने के लिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताया गया है 20 किलोग्राम एनफ है टू सर्व 100 पीपल। हमें बताना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी ऑफ राइस, हाउ मेनी केजीज ऑफ राइस डू वी रिक्वायर फॉर 40 पीपल। अब देखिए बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे निकालने हैं जिनको हम सर्व कर सकते, हमें बेटा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ केजीज ऑफ राइस निकालना है जो कि हमने बेटा 40 पीपल के लिए जरूरत पड़ेगा। तो क्योंकि वो अननोन है तो वेरिएबल से डिनोट करेंगे, वेरिएबल मतलब x। लेट x केजीज ऑफ राइस आर टू बी सर्व्ड फॉर 40 पीपल। समझ में आई बात? वही तो करना है ना। करना क्या था बेटा, how much of rice would be needed for 40 people? Let x kilograms of rice be needed for 40 people. Therefore बेटा ये जो हमारे पास में quantity of rice है और बेटा number of people है वो बेटा प्रोपोर्शनल है, मतलब लोगों के बढ़ने से बेटा ये जो क्वांटिटी ऑफ राइस होगी वो भी बढ़ जाएगी। दोनों क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल है, दोनों क्वांटिटीज के दो सिचुएशंस में जो रेशो आएगी वो प्रोपोर्शनल होगी तो बेटा प्रोडक्ट एक्सट्रीम और मीन टर्म्स इक्वल होगा, तो वहां से फॉलो होगा हमारे पास में सोल्यूशन। चलिए बेटा लिखते हैं। ठीक है,
हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा गिवन 20 kgs ऑफ राइस और एनफ फॉर गिवन 20 kgs of rice is enough for beta 100 people. Let beta x kgs of rice is enough for beta 40 people as number of people and quantity of rice is in proportion सो बेटा जनरल रेशो की जो प्रोपोर्शनलिटी होगी आपस में बेटा वो पर्टिकुलर रेशो की प्रोपोर्शनलिटी के बराबर होगा। मतलब हमारे पास में 20 केजी का हमने बेटा प्रोपोर्शनल रेशो लेना पड़ेगा 100 पीपल के साथ, वो प्रोपोर्शन में होगा बेटा एक्स नंबर ऑफ पीपल का जब हम रेशो ले लेंगे 40 एक्स नंबर ऑफ केजीज ऑफ राइस का जब हम रेशो ले लेंगे 40 पीपल के साथ। 10 बेटा प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स A इंटू डी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स बेटा B इंटू C के बराबर होगा। ठीक, अब A का वैल्यू हमारे पास में 20, D का वैल्यू बेटा 40, B का वैल्यू बेटा 100, C का वैल्यू बेटा X। तो और लिखेंगे 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 40। ठीक, तो ये हम लिखेंगे। तो इधर में क्या आएगा बेटा, हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड से 100 से, डिवाइडिंग 100 ऑन बोथ साइड्स कामा वी गेट, दोनों साइड से बेटा 100 से हम डिवाइड करेंगे, इंप्लाइज दैट हमारे पास में आएगा 100 इंटू एक्स डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू बेटा 20 मल्टीपल बाय 40 डिवाइड बाय बेटा 100 आएगा। यहाँ पे एक जीरो इसका एक जीरो इसका कैंसिल आउट होगा। 100 वन जार एक्स का वैल्यू बेटा 2 इंटू 4 आएगा, which implies that बेटा x का वैल्यू आएगा 2 4 8, लेकिन व्हाट किलोग्राम्स। ठीक, इसका मतलब 8 किलोग्राम ऑफ राइस हमें जरूरत पड़ेगा 40 लोगों के लिए। तो लास्ट में लिखना बेटा therefore the required quantity of rice will be 8 kilograms, तो वो लिखना बेटा। Now dear students, we shall move towards the next question, that's question number 11। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 हम आपको दिखाएंगे, बाकी जो क्वेश्चन है यू आर सपोज टू डू देम ऑन योर ओन। ठीक है बेटा, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11। इन अ मैप एट डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय 4 सेंटीमीटर। बताया गया मैप में जो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है बेटा वो अगर दर्शाई जाएगी, दिखाई जाएगी 4 सेंटीमीटर से, हमें बताना पड़ेगा व्हाट विल बी द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप एज 7 सेंटीमीटर। अगर 7 सेंटीमीटर से हमने बेटा कोई एक्चुअल डिस्टेंस दो लोकेशंस के दरमियान दिखाई होगी, तो बेटा वो एक्चुअल डिस्टेंस अगर हमने मैप डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर से दिखाई होगी, वो बेटा उसकी एक्चुअल डिस्टेंस कितनी होगी। फिर से मैं बताऊंगा, हमारे पास में मैप होता है, मैप को इज ड्रॉन टू द स्केल, मतलब स्केल हम चूज करते हैं यूजुअली 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर से होता है या कुछ और होता है, 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर भी कभी कभार रिप्रेजेंट कर सकता है। हमारे पास में दो प्लेसेस है ए और बी बेटा, उनके दरमियान जो एक्चुअल डिस्टेंस है 50 किलोमीटर है, उसको मैप डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हमें बताना है कि अगर दो और इलाके हैं जिनकी मैप डिस्टेंस हमारे पास में 7 सेंटीमीटर है, हमें उनकी एक्चुअल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। मान लीजिए बेटा x किलोमीटर रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ टू प्लेसेस हुज मैप डिस्टेंस इज 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर बेटा ये जो एक्चुअल डिस्टेंस और मैप डिस्टेंस है ये दोनों प्रोपोर्शन है। अगर प्रोपोर्शन में है तो इनका जो रेशो दोनों सिचुएशंस में बनेगा वो इक्वल होगा तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन टर्म्स इक्वल होगा। जब वो इक्वल होगा वहां से हमारे पास में x का वैल्यू फॉलो होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन 50 किलोमीटर ऑफ मैप 50 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस 50 किलोमीटर ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस
distance is represented by 4 centimeter of map distance. इधर में हम लिखेंगे बेटा लेट x किलोमीटर ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस distance is represented by 7 centimeter of map distance. 7 centimeter of map distance. ठीक बेटा, with as यहां पे हम लिखेंगे बेटा as actual distance is in proportion with the map distance. So बेटा जो जनरल रेशियोज की प्रोपोर्शनलिटी है A to B इज इन प्रोपोर्शन विद C is to D, इसको मैं रिप्लेस करूंगा पर्टिकुलर नंबर्स की, पर्टिकुलर डिस्टेंसेस की प्रोपोर्शनलिटी से, पर्टिकुलर रेशियोज की प्रोपोर्शनलिटी से. 50:4 इज इन प्रोपोर्शन विद बेटा x is to 7. ठीक, यूनिट्स के बारे में बगैर भी हम लिख सकते हैं 10 बेटा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स A into D प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स B into C के बराबर होगा, विच इंप्लाइज दैट A का वैल्यू बेटा 50, D का वैल्यू 7 है, और बेटा वो किसके बराबर आएगा B के वैल्यू यानी कि 4 और C के वैल्यू यानी कि x के बराबर है. तो वेरिएबल उस साइड से, तो इंप्लाइज दैट लिखेंगे 4 into x इक्वल टू बेटा 50 मल्टीपल बाय 7 आएगा. सही बात. अब इधर में हम क्या करेंगे बेटा, इधर में हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड से 4 क्योंकि मल्टीपल है ताकि बेटा न्यूट्रलाइज हो जाए वो. डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से हम बेटा 4 से डिवाइड करेंगे. यहाँ पे हमारे पास में आएगा इंप्लाइज दैट 4 into x डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 50 मल्टीपल बाय 7 डिवाइड बाय बेटा 4. ठीक, तो 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 2 2 जार 4, 2 25,000. ठीक बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आएगा ये, बिकॉज 25 को 2 से नहीं कर सकते डिवाइड, 7 को भी बेटा 2 से नहीं कर सकते डिवाइड, तो इधर में हमारे पास में आया क्या, एम्प्लाइज दैट, इधर में मैं लिखूंगा बेटा एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 7 5 जार 35, 3 चढ़ के कैरी 7 2 जार 14, 15 16 17, 175 डिवाइड बाय 2 आएगा. ठीक, फिर से मैं देखूंगा यहाँ पे 7 5 जार 35, 3 चढ़ के कैरी 7 2 जार 14 और बेटा 3 होगी 17, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16 होगा, एक चढ़ेगा, एक रहेगा वहां पे 16, 17 में से 16 तो एक रहेगा, तो वहां पे बेटा 15 आएगा, 2 7 जार 14 और बेटा पॉइंट आएगा 2 5 जार 10. मतलब हमारे पास में जो x का वैल्यू फॉलो हो गया वो बेटा 87.5 होगा, 87.5 होगा. तो अब क्या है बेटा 87.5 सेंटीमीटर होगी एक्चुअल डिस्टेंस, किलोमीटर बेटा सॉरी किलोमीटर होगी एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस जिनकी मैप डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर होगी. ठीक है बेटा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एक्चुअल डिस्टेंस इज, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एक्चुअल डिस्टेंस विल बी, क्या होगी बेटा, वो बेटा x इक्वल टू 87.5 किलोमीटर होगा. ठीक, तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने किया. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 12. ठीक, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बाकी के क्वेश्चन को आप बेटा खुद से थोड़ी सी नजर दे दोगे, अगर कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे बता सकते हो बेटा. तो चले बेटा क्वेश्चन नंबर 12 हम करेंगे अपनी इस एक्सरसाइज का. चलिए देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या बता रहा है. द डिस्टेंस ऑफ 62.5 किलोमीटर बिटवीन A and D is represented by the map considered in the question number 11. What will be the distance in centimeter on the map? बेटा ये क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर मुबनी है, तो ये आप बेटा खुद कीजिएगा. ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है. तो चले बेटा अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बता रहा है, शेखर
drives his car at a speed at a constant speed। एक बंदा है जिसका नाम है शेखर, जो कि अपनी कार को ड्राइव कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड से। क्या कर रहा है बेटा? एक कांस्टेंट स्पीड से शेखर साहब अपनी कार को ड्राइव कर रहा है। और वो क्या कर रहा है बेटा? इफ ही ट्रेवल्स 8 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, उसने 8 किलोमीटर बेटा तय किए 10 मिनट्स टाइम में। 10 मिनट्स टाइम में उसने 8 किलोमीटर तय किए। ठीक, हमने बताना पड़ेगा बेटा हाउ लॉन्ग ही विल टेक टू ट्रेवल 36 किलोमीटर। हमें बताना पड़ेगा कितना टाइम उसको लगेगा बेटा 36 किलोमीटर तय करने में। अब जरा बताए यहाँ पे जो हमें टाइम निकालना है जो उसको लगेगा 36 किलोमीटर तय करने में बेटा, वो तो एक वेरिएबल है, तो अननोन है तो वेरिएबल है तो अलजेब्रा बताएगा। एक्स से इंट्रोड्यूस करो। लेट एक्स मिनट्स बी द टाइम दैट ही टेक्स टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर। क्योंकि बेटा ये जो हमारे पास में डिस्टेंस और टाइम है ये आपस में प्रोपोर्शनल है। दोनों क्वांटिटीज का जो रेशियो दोनों सिचुएशन में बन जाएगा वो आपस में इक्वल होगा तो प्रोपोर्शनलिटी फॉलो होगी इन दोनों रेशियोज में। तो मतलब प्रोडक्ट एक्सट्रीम और मीन टर्म का इक्वल होगा तो वहां से फॉलो होगा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा गिवन टाइम टेकन गिवन, ऐसे हम लिखेंगे बेटा गिवन 8 किलोमीटर टेक्स 10 मिनट्स टू ट्रैवल with a constant speed यानी कि कांस्टेंट स्पीड से अगर हम चलेंगे बेटा 8 किलोमीटर को तय करने में 10 मिनट लग जाते हैं। लेट 36 किलोमीटर टेक्स x minutes to travel with the same constant speed ठीक बेटा, अब यहां पे हम लिखेंगे बेटा since the distance traveled is directly proportional is in proportional with time, since the distance traveled is in proportion with बेटा किसके साथ? with time। ठीक है, सो जो जनरल रेशियो की प्रोपोर्शनलिटी है बेटा उसको हम टैली कर सकते हैं हमारे पर्टिकुलर रेशियोज की प्रोपोर्शनलिटी के साथ, यानी कि 8:10 दैट इज इन प्रोपोर्शन विद 36 किलोमीटर इज टू बेटा x मिनट्स हम लिख सकते हैं। सही बात, तो यूनिट्स का लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए बेटा 10 यहां पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स a into d प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स b into c होगा। इंप्लाइज दैट a का वैल्यू 8, d का वैल्यू x होगा, b का वैल्यू 10 है, c का वैल्यू बेटा 36 है। तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 8 दोनों साइड से, 8 ऑन बोथ साइड्स कामा वी गेट। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? इम्प्लाइज दैट 8 into x डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू बेटा 10 मल्टीपल बाई 36 होल डिवाइड बाई 8। ये 8 1 आएगा, तो यहां पे क्या आएगा बेटा 4 से 4 2 8, 4 9 36, 2 1 2, 2 5 10, 5 9 45 आएगा। x is equal to 5 into 9 which implies that बेटा x is equal to बेटा 5 9 45 मिनट्स। तो इसका मतलब इतनी डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस? 36 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 45 मिनट्स लगेगी। Therefore time required to travel
to travel 36 किलोमीटर will be बेटा x इक्वल टू 45 मिनट्स। तो इस तरीके से बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी किया। अब इस एक्सरसाइज के बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप खुद देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ये मतलब इस जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें दिखाए वो सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इस किसी को भी बेटा छोड़ना नहीं है। थैंक यू बेटा, थैंक यू।